to all. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic problem of double counting when we measures the national income या domestic income. कि domestic या national income का measurement करते हैं तो हम इसमें किस प्रकार की जो वैल्यू है उसको काउंट करते हैं. तो आज हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि कई बार ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि एक ही वस्तु की वैल्यू बार बार काउंट होती है. इट मीन्स प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है कि डबल काउंटिंग रेफर्स कि व्हेन द वैल्यू ऑफ वन कमोडिटीज आर काउंटेड इन नेशनल इनकम वंस देन मोर टाइम. इट मीन्स अगर किसी भी एक वस्तु की वैल्यू नेशनल या डोमेस्टिक इनकम काउंट करते समय एक से ज्यादा बार काउंट हो जाती है देन दीज आर कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. अब इससे बचने के लिए कि हाउ वी कैन अवॉइड इट, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे इसमें एग्जांपल ले सकते हैं. इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि व्हेन वी एस्टिमेट अवर डोमेस्टिक या नेशनल इनकम देन वी इंक्लूड ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वी डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. क्यों? ये देखो, जैसे मान लो एक फार्मर है, एक फार्मर ने अपने 1 क्विंटल वीट को मान लो 2000 में, जो फ्लोर एंड ओनर है, फ्लोर ओनर जो है यानी उसको 2000 रुपए में बेच दिया. आटा मिल का जो मालिक है उसको 2000 रुपए में सेल कर दिया. अब देखो फार्मर के लिए ये क्या है, दीज आर द फाइनल गुड्स, बट the floor owners convert it into the floors and sell to the bakers. अब मान लीजिए जो फ्लोर ओनर्स है उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, वो क्या करेगा, इसको 2400 रुपए में किसको बेच देगा, बेकर को सेल कर देगा. अब ये देखो फ्लोर ओनर्स के लिए तो क्या है, फाइनल गुड्स है, लेकिन बेकर्स के लिए इंटरमीडिएट गुड्स है. अब बेकर्स क्या करेगा, 30 यानी द बेकर्स कन्वर्टेड द फ्लोर इनटू ब्रेड बिस्कुट यानी जो भी है, यानी उसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्रेड या बिस्कुट उससे बना लेगा. एंड दीज आर सेल बाय द बेकर्स टू द शॉपकीपर. अब मान लो उसको 3000 रुपए में वो शॉपकीपर को सेल कर देता है. अब शॉपकीपर क्या करेगा, उसमें वैल्यू ऐड करेगा 3000 रुपए में और वो किसको सेल कर देगा, कंज्यूमर को सेल कर देगा. अब मान लो उसने 4000 रुपए की जो वस्तु है, वो जो ब्रेड या बिस्कुट है, वो एज ए कंज्यूमर को सेल कर दिया, जो फाइनल कंज्यूमर कहलाएगा, जो आगे उसको रिसेल के लिए यूज नहीं करेगा. तो आप देखो 1 क्विंटल व्हीट की जो वैल्यू है वो बार बार काउंट हुई है. तो अगर हम इसको टोटल काउंट करते हैं तो जीडीपी बहुत ज्यादा बैठती है. तो इसीलिए हम इसमें केवल जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है जो लास्ट कंज्यूमर के पास गई है, इट मीन 4000 रुपए जो है, केवल उसी को काउंट करते हैं. बीच की वैल्यू को इसमें काउंट नहीं किया जाता, ये इंटरमीडिएट वैल्यू के रूप में काउंट होती है. तो इससे बचने के लिए ही हमें किस प्रकार की वैल्यू को इसमें इंक्लूड करना चाहिए और किस प्रकार की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना चाहिए. इट मीन्स हाउ वी कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. तो इस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से हम बच कैसे सकते हैं, देन बाय अप्लाइंग द 2 मेथड. फर्स्ट इज फाइनल आउटपुट मेथड. इससे कैसे बच सकते हैं, बाय अप्लाइंग द फाइनल आउटपुट मेथड, जिसमें C+I को इंक्लूड करते हैं. दूसरा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड. फर्स्ट मेथड है हमारे पास फाइनल आउटपुट मेथड. व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनल आउटपुट मेथड? इट मीन्स कि when we calculate our national and domestic income then we include only the value of final goods and services, we does not include the value of intermediate goods. यानी जब हम अपनी डोमेस्टिक या नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तो हम इसमें केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको, क्योंकि बार बार एक ही वस्तु की वैल्यू काउंट होती जाती है. तो हम इसमें केवल वस्तु तो वही है, वो बार बार कन्वर्ट करके वो रिसेल की गई है, तो लास्ट की जो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है केवल उसी को काउंट किया जाता है. एंड इन विच वी इंक्लूड द कंजप्शन, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज वेल एज फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किया गया हो, चाहे कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए किया हुआ है. जैसे एक मशीनरी,
वो कंजप्शन पर्पस के लिए यानी कैपिटल गुड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूटिलाइज की जाती है। अगर किसी के द्वारा रिसेल के लिए परचेज की जाती है तो उसकी वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता। अगर वो सेल्फ प्रोडक्शन के लिए की जाती है तो उस वैल्यू को हम इसमें ऐड करते हैं। तो इट मींस वी इंक्लूड ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर एक्सपेंस्ड बाय द कंज्यूमर्स एज वेल एज प्रोड्यूसर फॉर द कंजप्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट पर्पस। देन नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड, इसमें अप्लाई करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वैल्यू एडेड मेथड? ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसका फॉर्मूला होता है माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स लिख सकते हैं, कंजप्शन लिख सकते हैं, कॉस्ट लिख सकते हैं। इट मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इट मीन्स इसका भी मेन कंक्लूजन क्या है, क्योंकि दोनों में एक ही बात रिपीट होती है कि when we estimate our domestic income then we conclude या we include only value of final goods and services, we does not include the value of intermediate goods। यानी इसमें कभी भी इंटरमीडिएट वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता, केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को इसमें ऐड किया जाता है, राइट। यानी ये देखो टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, टोटल वैल्यू में से हम क्या लेस कर देंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू को लेस कर देंगे। जैसे हमारे पास वो था कि 2000 थी, 3000 थी, 4000 थी, तो उसमें टोटल करके और जो इंटरमीडिएट वैल्यू थी उसको लेस कर देंगे तो हमारे पास केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इसमें इंक्लूड होती है। तो एक मेन इसमें थीम यही है कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम केवल we can include the value of only final goods and services, we does not include the value of intermediate goods, right। जैसे इसमें छोटी छोटी टर्म्स आती हैं कि हम किस प्रकार की इनकम को नेशनल या डोमेस्टिक इनकम में ऐड करते हैं और किस प्रकार की इनकम को ऐड नहीं करते हैं। जैसे इसमें कुछ टॉपिक हैं, जैसे इसमें आ गया कि फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड करते हैं, कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड नहीं करते हैं। इसी प्रकार से एक टर्म्स होती है ट्रांसफर पेमेंट एंड फैक्ट्री इनकम। ट्रांसफर इनकम एंड फैक्ट्री इनकम, यानी जो ट्रांसफर इनकम होती है दीज आर द वन साइडेड इनकम। इट मींस इसके लिए किसी भी प्रकार की सर्विसेज पे नहीं की जाती बट इनकम अर्न होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ओल्ड एज पेंशन है, गिफ्ट है, ग्रांट्स है, चैरिटीज है, डोनेशंस है, स्कॉलरशिप है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है, ये सारे किस में आते हैं, ट्रांसफर इनकम में आते हैं। यानी दीज पेमेंट आर नॉट प्रोवाइडेड फॉर द सर्विसेज। यानी जो फैक्ट्री इनकम होती है दीज आर रिवार्डेड फॉर देयर सर्विसेज, यानी ये जो रिवार्ड प्राप्त होता है उनकी सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो इट मींस ये कह सकते हैं वन साइडेड होती है, ये टू साइडेड होती है। और हम कोई भी नेशनल या डोमेस्टिक इनकम का एस्टिमेशन लगाते हैं देन वी इंक्लूड ओनली द फैक्ट्री इनकम, वी डज नॉट इंक्लूड द ट्रांसफर पेमेंट। हम कभी भी इसमें ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे इसमें टर्म्स आते हैं ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन क्या है, तो ध्यान रखना ओल्ड एज पेंशन दीज आर द ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि ये वन साइडेड है। गवर्नमेंट ओल्ड पीपल्स को प्रोवाइड करते हैं बट ओल्ड पीपल्स डज नॉट प्रोवाइड एनी सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, राइट। रिटायरमेंट पेंशन दीज आर द फैक्टर पेमेंट, यानी उसने अपनी होल लाइफ जो गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड की गई है उसके बदले में उसे रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त होती है। सो दीज आर ए पार्ट ऑफ फैक्ट्री इनकम एंड दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन अवर नेशनल या डोमेस्टिक इनकम। इसी प्रकार से एक इसमें इंटरेस्ट का टॉपिक आता है, यानी किसी भी प्रकार का जैसे एज ए कैपिटल गेन है, यानी इस प्रकार की इनकम को कभी भी ऐड नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जैसे इसमें एक टर्म्स आती है इंटरेस्ट का टॉपिक, यानी इंटरेस्ट किस प्रकार के इंटरेस्ट को इसमें ऐड किया जाता है और किस प्रकार के इंटरेस्ट को ऐड नहीं करते हैं। यानी जो लोन पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, अगर मान लो वो किसी प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जैसे इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट फर्म, so these are included in our domestic and national income because these are utilized for the production purpose।
लेकिन अगर उसको किसी भी कंजप्शन पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाता है, जैसे मान लो व्हीकल परचेज करने के लिए या अदर पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो उसको कभी भी ऐड नहीं किया जाता, बिकॉज दीज आर, रीजन क्या लिख सकते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन पर्पज, या इसको कंजप्शन पर्पस के लिए यूज किया गया है। जैसे इंटरेस्ट पेड बाय इंडिविजुअल टू द बैंक फॉर परचेजिंग कार या कोई भी व्हीकल, राइट, तो उसको ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका यूटिलाइज प्रोडक्शन पर्पस के लिए नहीं किया गया है। इसी प्रकार से जो इंटरेस्ट बैंक हमारी सेविंग पर हमें प्रोवाइड करता है, यानी इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू एन इंडिविजुअल, इसको ऐड किया जाएगा क्योंकि बैंक उस पैसे का यूटिलाइज इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करता है, यानी प्रोडक्शन पर्पस के लिए करता है, इसलिए उस इंटरेस्ट को यूज इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सारी टर्म्स थी, छोटी छोटी टर्म्स, यानी किसको हम नेशनल या डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे, तो ये हम एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ये बहुत सी टर्म्स होती हैं, हजारों टर्म्स हो सकती हैं, जिनको हमें एक बार रिमाइंड करना पड़ेगा कि किस टाइप की इनकम को ऐड किया जाता है, किस टाइप की इनकम को ऐड नहीं किया जाता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर द फर्दर क्लासेस प्लीज कनेक्ट अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।